हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो हम क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चलिए आज हम आगे के लेक्चर्स देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी बच्चों को वीडियोस काफी पसंद आ रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहो। बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में कि आप लोग वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स इंस्टॉल्ड इन हाउस होल्ड रिकॉर्ड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो घरों में लगे बिजली के मीटर होते हैं वो विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो इनमें से कौन है जो विद्युत मीटर हमारी एनर्जी को मेजर करते हैं। हमको पता है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो एनर्जी मीटर होता है वो किलोवाट यूनिट्स में क्या करता है, वैल्यू देता है। तो जो घरों में लगी बिजली है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं हम, वो किलोवाट आवर के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। आइए देखते हैं, ऐसा जो बिजली का ये जो होता है एनर्जी मीटर जो है हमारा, ऐसा कुछ सभी के घरों में लगा होता है। मैक्सिमम बच्चों के घरों, सभी के घरों, मैक्सिमम नहीं सभी के घरों में लगा होगा। आप देखोगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाओगे देखोगे कि जहां पर मीटर लगा है वो कुछ ऐसा मीटर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी मीटर कहते हैं। और ये एनर्जी मीटर क्या करता है आपका, किलोवाट आवर के टर्म में आपकी क्या करता है, एनर्जी मेजर करता है, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो इस किलोवाट आवर के टर्म में आप क्या करते हो, एनर्जी को मेजर करते हो। तो एनर्जी मीटर कुछ ऐसा दिखता है। ये यहाँ पर डिस्प्ले होता है जहां पर आपकी रीडिंग दिखाई जाती है। क्लियर? तो बस आप इतना समझो, क्वेश्चन था कि घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। तो किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं? किलोवाट आवर के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल स्टिक। जब आप फ्रीली किसी भी मैग्नेटिक, क्या कह रहा है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में आकर टिकती है, यानी कि जो निलंबित सुई है वो किस दिशा में आकर टिकेगी। ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल। जब आप किसी भी वस्तु को फ्रीली सस्पेंड करते हो, ठीक है ना, सपोज करो ये आपका अर्थ है, जो आपका अर्थ है ना, अर्थ में ऐसा कहा, सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने कहा कि इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, जो मतलब पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबक क्या है, विद्यमान है, जो कि हमारा कुछ इस साउथ और नॉर्थ पोल में है, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का जो ज्योग्राफिक पोल है वो क्या कहता है कि यहाँ पर होता है नॉर्थ और यहाँ पर होता है साउथ। यानी कि पृथ्वी में जो है नॉर्थ साउथ पोल, हम कहते हैं ना जब भी पृथ्वी का ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमारे पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसकी वजह से जनरेट हुआ जो पोल है, जो ये मैग्नेट है, ये कुछ साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से पोल की जो डायरेक्शन है, हमारे अर्थ के पोल की डायरेक्शन है, वो क्या है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इसीलिए जब आप डायरेक्शन पढ़ते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा है ना अभी सिद्धार्थ से लाइव सेशन में, तो डायरेक्शन डिस्टेंस या डायरेक्शन जब आप पढ़ते हो तो क्या कहते हो कि ये नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट एंड वेस्ट, ऐसा कुछ हम बनाते हैं। यहाँ पर मतलब है हमको सिर्फ नॉर्थ साउथ से, तो नॉर्थ एंड साउथ अर्थ के दो पोल होते हैं, वो नॉर्थ यहाँ पर और साउथ यहां पर होता है। क्लियर? अभी ये नॉर्थ साउथ है। जब भी आप किसी मैग्नेट को, मतलब क्या कह रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, जैसे ही आपने किसी मैग्नेट को लटकाया तो क्या करेगा, मैग्नेट जो है वो सीक करेगा, कहते हैं ना सीकिंग पोल, यानी कि वो भी मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ पोल में क्या होगा, आकर के रुक जाएगा। आपने फ्रीली छोड़ा था उसको, लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक लाइंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, पृथ्वी पर विद्यमान विद्युत धाराएं हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जिसकी वजह से आपका पोल जो है वो नॉर्थ साउथ में आकर मैग्नेट रुक जाएगा। तो जब भी आप फ्रीली किसी मैग्नेटिक सुई को छोड़ोगे तो वो उत्तर पश्चिम दिशा पर आकर रुकेगी।
इसलिए इसका आंसर होने वाला है, सॉरी उत्तर पश्चिम नहीं, सॉरी उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकेगी। इसका आंसर होने वाला है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो पोल है ज्योग्राफिक, वो नॉर्थ एंड साउथ है। तो जब भी हम किसी चीज को फ्रीली लटकाते हैं तो वो क्या करता है, वो उसी मतलब सीकिंग पोल होता है उसका नॉर्थ, उस नॉर्थ के पास एंड साउथ साउथ के पास, यानी कि कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के आपकी चीजें रुकती हैं। तो हमारा आंसर होने वाला है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2003 का क्वेश्चन, चंडीगढ़ में पूछा गया है, ठीक है, रेलवे में। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पॉइंट डज द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट टू। अरे वही क्वेश्चन था, अभी हम मैग्नेटिक किसी चुंबक को फ्रीली लटका रहे थे, अब कह रहा है यहाँ पर चुंबकीय सुई को, ठीक है, चुंबकीय कंपास होता है ना, छोटा सा देखा होगा स्कूल में लैब में किया होगा तो देखा होगा, नहीं तो नॉर्मली छोटी सी एक गोल गोल सुई होती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, तो जिस तरीके से भी मैंने बताया कि यदि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल किस इस तरीके का है, तो जब भी आप सुई को लेकर के देखोगे तो उसमें जो है चुंबकीय सुई जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्शन बताती है, और उसी नॉर्थ की वजह से बाकी डायरेक्शंस को हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्लियर हुआ, जो चुंबकीय सुई है वो हमेशा उत्तर दिशा को बताती है, यानी कि चुंबकीय उत्तर को बताती है, मैग्नेटिक नॉर्थ को बताती है, जिसकी वजह से हम बाकी डायरेक्शंस को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हुआ, चुंबकीय सुई किस डायरेक्शन को बताती है, नॉर्थ डायरेक्शन को। फ्रीली मैग्नेट को आप लटका दोगे तो किस पोल पे आकर रुकेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर आकर रुकेंगे, ठीक है। चलिए, RRB 2003 का क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कैपेसिटर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि कैपेसिटर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों यूज करते हैं, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में क्यों प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है रिड्यूसिंग द वोल्टेज, इंक्रीज द वोल्टेज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू जनरेट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या वोल्ट को कम करने के लिए, या वोल्ट को बढ़ाने के लिए, या विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए, या है विद्युत आवेश उत्पन्न करने के लिए। RRB 2006 का क्वेश्चन है कि हम संधारित्र का उपयोग क्यों करते हैं। तो संधारित्र का उपयोग हम क्यों करते हैं मैं बता दूं, संधारित्र का उपयोग हम विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कैपेसिटर C प्रोपोर्शनल टू Q होता है, ठीक है ना, मतलब कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो आवेश को संग्रहित करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय whom आर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन गिवन। विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये तो हमें पता है, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे जी ने दिया था, है ना। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। यस, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, फैरड। 1 फैरड जो होता है ना वो क्या होता है, वही पूछ रहा है कि 1 फैरड किसके बराबर होता है। कैपेसिटर की यूनिट, संधारित्र की जो मापने की इकाई है वो क्या है, फैरड है। तो फैरड पूछ रहा है क्या होता है, 1 कूलॉम पर वोल्ट होता है, या 1 कूलॉम पर एम्पियर होता है, 1 कूलॉम पर सेकेंड होता है, या 1 कूलॉम पर ओम होता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है उसकी जो मापने की इकाई है वो है आपकी फैरड, और कैपेसिटर C इज इक्वल, देखो यहां पर लिखा हुआ जो फैरड है, फैरड इज इक्वल टू कूलॉम अपॉन वोल्ट होता है। इसका मतलब है C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, और C इज इक्वल टू Q अपॉन V का मतलब ही है कि आपका हम क्या बोलेंगे, कूलॉम पर वोल्ट। तो कूलॉम पर वोल्ट को यदि मैं डिफाइन करूं तो 1 फैरड को आप डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे कि व्हेन 1 कूलॉम चार्ज स्टोर्ड होगा कितने में, इन अ डाइलेक्ट्रिक विथ अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। देखो ये आपकी 2 लाइंस दिख रही पतली, ठीक है, इनके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, ठीक है। तो ये जो पतली लाइंस हैं कह रहा है कि यदि आप 1 कूलॉम का चार्ज स्टोर करोगे, ठीक है, इन अ डाइलेक्ट्रिक विथ 1 पोटेंशियल वोल्ट, आप कितनी सप्लाई दे रहे हो, आप 1 वोल्ट की दे रहे हो इन दोनों को सप्लाई, दोनों प्लेट को, तो आपका चार्ज कहलाएगा 1 फैरड का। यानी 1 फैरड की उसकी कैपेसिटी क्या है, जब आप 1 कूलॉम चार्ज को स्टोर कर पा रहे हो, कितनी सप्लाई के साथ, 1 वोल्ट के साथ। तो आप क्या कहोगे, 1 फैरड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलॉम पर वोल्ट।
और फैरेड जो है ना वो बहुत ही बड़ी इकाई है। पहले तो मैं बता दूं, हम कैपेसिटर नॉर्मली कैसे लेते हैं, माइक्रो फैरेड में लेते हैं। हम कभी भी कैपेसिटर खरीदने जाते हैं ना मैक्सिममली, तो हम फैरेड किस में लेते हैं, माइक्रो फैरेड में कैपेसिटर लेते हैं या कि पिको फैरेड में लेते हैं। और 1 माइक्रो फैरेड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶, और 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैरेड। तो ये क्लियर हुआ कि फैरेड जो है वो संधारित्र के मापने की इकाई है, और 1 फैरेड क्या होगा, 1 कूलम पर वोल्ट होगा, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V। क्लियर? चलिए ये हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द डिवाइस विच यूजेस फॉर द AC वोल्टेज को जो बढ़ाने और घटाने में उपयोग की जाती है वह डिवाइस कौन सी है? क्या ट्रांसमीटर है, कम्यूटेटर है, अल्टरनेटर है या ट्रांसफॉर्मर है? भाई AC वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने, हमने पहले भी क्वेश्चन किया है कि ट्रांसफॉर्मर किस लिए यूज किया जाता है। तब हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर जो है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है, वोल्टेज को बढ़ाता और वोल्टेज को घटाता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होने वाला है अपना, ना होने वाला है ट्रांसफॉर्मर, होने वाला है मेरे बच्चों, हमने पहले भी किया है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस व्हिच स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दी वोल्टेजेस, यानी कि वोल्टेज का उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब ही होता है स्टेप अप करना एंड अपचयन का मतलब होता है स्टेप डाउन करना। ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को कम करना, स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को बढ़ाना। ये काम किसका है, ट्रांसफॉर्मर का है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है when a neutral metal sphere is positively charged with contact with a charged glass rod this sphere, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है, कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? पहली बात तो ना आप ये चीज ध्यान रखो, केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन तब भी, कि जब भी चार्ज बोल रहे हैं ना कि कौन धनी होगा और कौन ऋणी होगा, तो सीधे से ना ऐसे याद रखना कि धनी तो वही होता है भाई जिसके पास बहुत पैसा होता है, और जब धनी होता है इंसान तभी दान करता है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे यार तो फिर कैसे आप क्या किसी को डोनेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। मन भी करेगा कि यार मैं उसको दे दूं 5 रुपए भिखारी को, खुद ही की जेब में नहीं है तो कैसे दोगे, लेकिन खुद ही लाख रुपए लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई मिल जाएगा तो ले भाई 10 रुपए, अरे 50 रुपए, अरे 500 रुपए रख लो, दान करने में अच्छा लगेगा। तो दान कौन करता है? जो धनी होता है, जो रिच है। तो जो धनी है यानी जिसके पास है ऑलरेडी वही दान कर रहा है, और ले कौन रहा है? जो जिसके पास नहीं है। तो अपन इस कंसेप्ट से याद रखेंगे, क्या कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज, या क्या क्वेश्चन क्या है अपना कि उदासीन धातु है, यानी पहले कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पहले कोई चार्ज नहीं है, उदासीन धातु को हमने क्या किया, धनात्मक रूप से आवेशित कर दिया, उसको धन आवेश मिल गया, यानी जरूर वो धनी रहा होगा। तो उसने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तभी वो धनी बना। ठीक है, धनी है, धनावेशित है। जब भी हम कहते हैं ना क्या 2+ चार्ज बनता है, सपोज C में 2 कार्बन में हमने 2+ लगा, इसका मतलब ये कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में तो वही क्या हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, प्राप्त करेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन से तो मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन को गंवाया होगा तभी क्या हो गया, हाँ अपना क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को उसने गंवाया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को गंवाया होगा तभी वो क्या बना, धनी। देखो अपना ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब देखो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, आप कैसे याद रखोगे कि धनात्मक रूप से, इस पॉइंट को याद रखो, धनात्मक रूप से आवेशित किया यानी क्या है, प्लस। जैसे ही आया प्लस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन दिया, हम धनी हैं तो हम दान कर पा रहे हैं, हमारे पास प्लस चार्ज है, इसका मतलब हमने इलेक्ट्रॉन दिया है। याद रखने के लिए बस मैं कह रही हूं, ऐसे याद रखो कि यदि हम धन आवेशित हैं इसका मतलब है यानी कि हम बड़े अमीर हैं और हमने क्या किया, दान दिया है। क्लियर हुआ? चलो तो ये क्वेश्चन अपना, यदि अगली बार बोलता है ऋणात्मक रूप से आवेशित किया तो मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया, धनात्मक है यानी कि इलेक्ट्रॉन गंवाया है, उसने दान दिया है। ठीक है, तभी धनी है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे याद है मेरे केमिस्ट्री टीचर ने कहा था कि हम लोग ये कंसेप्ट में बहुत मतलब एकदम ही ना मतलब वो हो जाया करते थे कि यार कैसे याद रहेगा ये। तब केमिस्ट्री टीचर थे हमारे, सर थे,
मुझे याद है मनोज पटेल सर थे हमारे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे याद रखो तुम, धनावेशित है यानी वो अमीर है तभी वो दान दे रहा है, यानी कि प्लस चार्ज आया उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, गंवा दिया। लेकिन यदि ऋणावेशित आ जाए इसका मतलब ये है कि भाई उसके पास कमी थी तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया। क्लियर, अभी याद रहेगा। चलो, एसएससी सीपीओ 2012 का क्वेश्चन था बच्चों, 2012 का भी अपन ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर टू 1.5 वोल्ट। तो करंट पूछा होगा, यस 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपकी धारा का मान पूछा है। आरआरबी इलाहाबाद एएसएम का क्वेश्चन है, बड़ा ही सड़ा सा सवाल है, अपन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, 2 मिनट में भी नहीं, विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अपन मुंह से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अपन करते हैं। लो, गायब भी हो गया, मैडम ने गायब भी कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा, टेम्परेरी है, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है 3 रेजिस्टर 5 ओम। पहली बात तो समझो कि जब ना रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है हमारा वो क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यदि रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या होता है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या कह रहा है, 3 रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है, कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट सप्लाई दिया आपने, ठीक है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट की आपने सप्लाई दी है। तीनों की वैल्यू है 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आपकी क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द सर्किट करंट, करंट की वैल्यू पूछ रहा है, I इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ये है आपका प्लस टर्मिनल, ये है माइनस। करंट कैसे फ्लो होती है, प्लस से माइनस, इसलिए हमने बनाया ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होते हैं, माइनस से प्लस, इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है करंट। अब अपन को I इज इक्वल टू पता है क्या होता है, V बाई R। भाई वोल्टेज तो पता है लेकिन रेजिस्टेंस पता हो तो अपन वैल्यू निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 ओम। रिजल्टेंट आ गया, I इज इक्वल टू वोल्टेज है 1.5 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। खत्म, ठीक है। अब यदि पैरेलल में बोलता कनेक्शन करने को तो हम 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देते। भाई डायग्राम नहीं बनाना है, वह आप खट्टे से सॉल्व कर लो, भी समझाने के लिए बनाई हूं बस, ठीक है। पैरेलल में बोलता तो हम 3 पैरेलल में कनेक्ट करते, रिजल्टेंट निकालते और क्या होता, हमारा आंसर आ जाता। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 रेजिस्टर तो हो गया हमारा, 0.1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। आरआरबी एएसएम का क्वेश्चन हमने खट से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज कितना होता है। देखो जो रेजिस्टेंस होता है ना हमारा, पहली बात तो आप ये समझो कि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आरआरबी में पूछा है भैया ये क्वेश्चन, फिर से देख लो, रेलवे एनटीपीसी होने वाला है और रेलवे के क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी चालक का तार प्रतिरोध, क्या कह रहा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान से क्या है, तापमान में कैसा है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिपेंडेंसी कैसी है उसकी, ठीक है, किस तरीके से वो उस पर आश्रित है, ठीक है, ठीक है। इस चालक तार का क्या है, प्रतिरोध पे डिपेंडेंसी कहती है। देखो जो हमारा रो होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा टी। अब हमको पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, जहां पर कि देखो आपका जो R है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए, ठीक है। रो से कैसे है, रेजिस्टिविटी से रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रो पे इफेक्ट होगा वो रेजिस्टेंस पे भी होगा। और हमारा रो जो है टेम्परेचर के, ये जो टी है ना यहाँ पर आपका, ये टी टेम्परेचर है, ठीक है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या कह रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध तापमान से क्या है, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हम देखें रो इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस और रो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बस आप इतना याद रखना, हमेशा कभी भी पूछे कि जो रेजिस्टेंस है
जो हमारा प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसका ऑप्शन हमने कर लिया है, क्या होगा, किसी बढ़ाने से बढ़ता है, तो ये मत बोलना मैडम ने ऑप्शन नहीं करवाया था, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अपने 80 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन बचे हैं, तब उसके लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।